उसमें सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज है सीटेट 2025 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी राज्य के टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न जो है आपके सामने जो है वो आने वाला है और इस प्रश्न में दोस्तों क्या पूछा गया देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात जो है वो की जा रही है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है शिक्षा पर जोर देता है कि विचार प्रक्रिया को बढ़ावा और संस्मरण पर जो है जोर देना। स्कूल में उसकी उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का जो है वो मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन से ही पता चल पाता है कि बच्चा जो है किस क्षेत्र में कमज़ोर है और कहाँ पे उसको जो है सुधार करने की जो है वो ज़रूरत है। तो स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का क्या करना, मूल्यांकन करना। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खी लीची के फूलों पे क्या होती है, आकर्षित होती हैं। तीसरा है कि मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी जो है वो खरीदी जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भैया कौन सा इसमें से कथन सही है। सभी कथन सही है या सिर्फ एक या दो या तीन या चार। बिल्कुल चलिए यहाँ पे हम जानते हैं पहला जो कथन दिया गया है कि मधुमक्खी पालन के लिए सही कथन का चूज करना है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है, जो कि क्या है, गलत है। अगर हम बात करें तो मधुमक्खियों पालन के लिए सबसे उचित समय जो है माना गया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर का महीना जो है सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इसी महीने में मधुमक्खियां जो है वो अंडे देने का काम जो है वो करती है। ठीक है, अगर कभी कोई पूछ लेता है कि मधुमक्खी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बिल्कुल भैया एपिस इंडिका जो है इसका नाम होता है। वैज्ञानिक नाम पूछ लिया तो एपिस इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन का समय जो होता है गलत होता है। मधुमक्खी लीची के फूलों को क्या करती है, आकर्षित होती हैं। मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी जो है वो खरीदी जाती है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो आने वाला है, और इस प्रश्न में भैया पूछा गया यहाँ पे मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है। फोलिक एसिड है, कोकेन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या पेथिडीन है। तो मादक पदार्थों के एक दवा, मादक पदार्थ या मादक दवाएं होती क्या है। एक दवा या कहें तो एक दवा एक प्रकार का जो है पदार्थ होती है जो शुरू में मस्तिष्क में रासायनिक अपक्रियाओं के कारण भावनाओं, सोच या व्यवहार को क्या करती है, प्रभावित करती है। और इस मायने में शराब भी क्या है, एक प्रकार की दवा ही होती है और मादक पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि मादक दवाओं को लत को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब एस्कॉर्बिक अम्ल होता क्या है जान लीजिए कि इस बार एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है का उपयोग आमतौर पर मादक दवाओं की लत को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया था, क्योंकि भैया इसमें जो है विटामिन सी जो है पाया जाता है। और वही बात करें तो विटामिन सी क्या जल में घुलनशील होता है, तो बिल्कुल जो है विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। अब बात आती है कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है जिसे विटामिन सी के रूप में भी जो है जाना जाता है और एक महत्वपूर्ण जल में घुलनशील होती है। ठीक है, वहीं फोलिक एसिड जो है वो क्या है, फोलिक एसिड यह जो है जल में घुलनशील विटामिन है और इसे विटामिन B9 के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि आप यक्स पर हैं और आपका विद्यालय जो है
वाई पर आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधा रास्ता जो है वो नहीं है। तो ये भैया प्रश्न आपका किससे है, और डायरेक्शन बेस्ड जो है प्रश्न पूछा गया। अब डायरेक्शन में दिशाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपका जो विद्यालय है, बिल्कुल आपका घर जो है वो यक्ष पर स्थित है। अब यक्ष से कोई आदमी जो है चलना शुरू करता है, उसको जाना कहाँ पे है, वाई पे जाना है। तो आपके विद्यालय के लिए सीधा विद्यालय जो है वाई पे और सीधा कोई रास्ता जो है वो नहीं है। तो आप सबसे पहले ए पर जाते हैं, जो कि यक्ष के उत्तर में है, उत्तर ऊपर की तरफ है। और सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, ए पे जाएंगे, और उत्तर की तरफ है, और डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर इसका डिस्टेंस, ठीक है। फिर भैया वहीं से फिर स्थान बी पर जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ पे जाना है, बी पे जाना है, जो कि ए के कहाँ पे है, पश्चिम दिशा में है और 40 मीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। ये तो आप बी पे पहुँच गए, और ए के फिर पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर। तो फिर आपको कहाँ पे जाना है, सी पे जाना है, जो कि बी के उत्तर में है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, और बी के उत्तर में क्या है, सी है, और उसकी डिस्टेंस जो है क्या है, 30 मीटर इसका भी डिस्टेंस है। और अंतिम में आप जो है अपने विद्यालय वाई पर पहुंच जाते हैं, जो कि सी के पश्चिम दिशा में है। सी के पश्चिम दिशा में वाई है, और डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 40 मीटर डिस्टेंस है। अब बात आती है कि यहाँ पे आगे चलें, जो आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की दिशा जो है बतानी है। ये विद्यालय हो गया, और इसके संबंध में आपके घर की जो दिशा है उसको बतानी, मतलब ई वाई जो दिशा है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका पश्चिम हुआ, ये आपका उत्तर हुआ, ये पूर्व हो गया, और इधर क्या हो गया, दक्षिण हो गया। और ये जो दिशा है आपकी क्या हो जाएगी, दक्षिण और पूर्व दिशा होगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण से संबंधित अवधारणाओं का डैश के माध्यम से अध्ययन जो है वो किया जाता है, भाषा और गणित। तो पर्यावरण अध्ययन एक प्रकार का बहुआयामी विषय है, जो विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपने में क्या करता है, शामिल किए होता है। और यह एक व्यापक क्षेत्र है जो इस तरह के सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित आदि के साथ ही संबंध विषयों के रूप में पर्यावरण अध्ययन के बुनियादी जो सिद्धांत हैं उसका अध्ययन जो है वो करता है। तो अगर बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे अपने वातावरण को समग्र रूप से जो है देखते हैं, इसलिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण विज्ञान की अवधारणाओं को भाषा और गणित में जो है एकीकृत किया गया होता है। तो दोनों, इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है या किया जा सकता है, आंत ज्वर होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। तो बिल्कुल मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। और मलेरिया में होता क्या भैया कि सिर दर्द होगा, कपकपी आएगा, उल्टी आएगा, और बहुत तेज जो है व्यक्ति को बुखार होगा। तो इसके लिए सिकोना पेड़ की छाल से जो है क्विनिन नामक जो है वो दवा बनाई जाती है, क्विनिन नामक जो है दवा बनाई जाती है इसे, और इसी दवा का यूज जो है वो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कांसा जो होता है एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, जिंक टिन को, टिन कापर को, कापर जिंक को, एल्युमिनियम जिंक को। तो बिल्कुल कांसा एक मिश्र धातु है और इसका कलर होता है लाल भूरे रंग का होता है, और इसका गलनांक 950 डिग्री सेल्सियस से 1050 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान गलनांक होता है। और इसका उपयोग जो है ऑटोमोबाइल्स भागों के निर्माण में किया जाता है, साथ साथ जहाज धातु या दीवार पैनल बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है कि कांसा जो होता है टिन और कापर का एक मिश्र धातु होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कि हाथी अपने भारी शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करता है। सामान्यतः 3 महीने के बच्चे का वजन लगभग 2 कुंटल होता है। एक वयस्क हाथी 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और टहनियाँ जो है खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे जो है वो आराम करते हैं। तो हाथियों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक झुंड में 10 से 12
मादा हाथी और बच्चे जो है वो शामिल होते हैं। झुंड में कोई मादा हाथी जो है नर हाथी नहीं होता। वे 14 से 15 वर्ष की आयु में पूरे झुंड को छोड़ के जो है अकेले घूमने लगते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होता है लगभग 2 कुंटल होता है। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, दिन में 2 से 3 घंटे ही वो सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और जल में खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंड रखता है और इसके बड़े बड़े कान जो है पंखों की तरह काम करते हैं और हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इनको जो है हमेशा फड़फड़ाते रहते हैं। तो बिल्कुल हाथी अपने शरीर के कारण बहुत अधिक आराम करते हैं, जो कि क्या है, गलत है। एक वयस्क हाथी 2 कुंटल बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक वयस्क हाथी 1 कुंटल जो है पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे आराम करते हैं, जो कि क्या है, गलत है, मात्र 2 से 3 घंटे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब भैया ऑप्शन नंबर दूसरा है कि सामान्यतः 3 महीने के बच्चे का वजन 2 कुंटल होता है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है, और इस प्रश्न में पूछा गया यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो कहाँ होती है। तो बिल्कुल अगर बात करें तो कान में होती है, और इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज के नाम से जो है वो जाना जाता है, जो कि मध्य कर्ण में स्थित होती है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो आने वाला है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण जो है बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। पहला है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत जो है वो अधिक होती है। तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो जो है अपना घर, अर्थात जिसको जो है इग्लू के नाम से जानते हैं या इग्लू कहते हैं, को बर्फ से जो है बनाते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच की हवा अंदर की गर्मी को जो है निकलने से रोकती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, विमेश चंद बनर्जी। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। विमेश चंद बनर्जी जो है इसके राइट जवाब होंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकीय तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा वन, सवाना वन, रेगिस्तान। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है घने होते हैं, बहुस्तरीय होते हैं, और कई प्रकार के पौधे और जानवरों को आश्रय देने का काम करते हैं। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले क्षेत्रों में जो है ये पाए जाते हैं। वे आमतौर पर भूमध्य रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 23.5 डिग्री उत्तर से तो 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है वो पाए जाते हैं। इसलिए वे हमेशा जो है वो हरे भरे जो है वो दिखाई देते हैं, और सदाबहार वनों के रूप में इनको जो है वो जाना जाता है। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं, और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा जो है कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लेह और लद्दाख। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि बिल्कुल रहने के स्थान को लेखा और टिकोने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो। तो स्थान कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। ठीक है भैया, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के मकान, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की जो है बनी होती हैं। तो घर की अगर बात करें तो हर क्षेत्र में अलग अलग घर होता है, और घर का प्रकार जो है क्षेत्र की जलवायु और परिस्थितियों पर जो है डिपेंड या निर्भर करता है। घर विशेष रूप से लोगों की ज़रूरतों के अनुकूल जो है बनाए जाते हैं।
अगर हम बात करें तो असम के घरों की विशेषता है कि तो असम में भारी बारिश होती है और मकान जो होते हैं ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट जो है 12 फीट जो है ऊंचाई पे जो है बनाए जाते हैं। और यह बारिश के दौरान घर को डूबने से जो है, क्योंकि बारिश अधिक होती है और बारिश से डूबने से जो है इसको जो है बचाते हैं। और घरों के भीतर का भाग जो होता है, अगर अंदरूनी हिस्से की बात करें, जो कि किससे बना होता है, लकड़ी का जो है हिस्सा अंदर का बना हुआ होता है। चलेंगे भैया हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हमारे देश में ऐसे गांव जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट जो है ऊंचाई पर बनाते हैं और इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। तो ये गांव कहाँ के होने चाहिए? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा असम जो है इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। बिल्कुल अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एक परिकल्पना का बार बार परीक्षण जो है किया जाता है और इसे गलत नहीं पाया जाता, डैश बन जाता है, सिद्धांत, नियम, खोज या मूल अवधारणा? तो बिल्कुल क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों के समूह का चयन कीजिए। पहला है कि वायु जल प्लास्टिक, ऊन कास्ट लोहा, जल तांबा कास्ट, वायु एल्युमिनियम ऊन। तो ऊष्मा के सुचालक की बात करें तो ऊष्मा के सुचालक चालन के माध्यम से ऊष्मा का जो है स्थानांतरण होता रहता है। वह अगर हम कुचालक की बात करते हैं तो कुचालक ऊष्मा को अपने में से जो है वो प्रवाहित नहीं होने देता। बिल्कुल भैया ये अपने में से जो है ऊष्मा को प्रवाहित जो है वो नहीं होने देता। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण जो है बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो, विषयगत हो, उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। यदि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम एकीकृत हो, समावेशी हो, विषय वस्तु हो, तो विषयगत हो, तो यह बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण जो है या समग्र शिक्षा का मार्ग जो है प्रशस्त कर सकती है। एकीकृत शिक्षा की बात करें तो एकीकृत शिक्षा जो सुनिश्चित करती है कि पर्यावरणीय अवधारणाएं विभिन्न विषयों से जुड़ी हों, जिससे पर्यावरण की अच्छी तरीके से समझ मिलती हो। वहीं समावेशी शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल प्रत्येक बच्चों को उसकी पृष्ठभूमि या क्षमताओं की परवाह किए बिना पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानने का उनको जो है वो अवसर मिल सके। विषयगत की बात करें अगर तो विषयगत शिक्षण पर्यावरण से संबंधित प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, जिसमें बच्चों को गहराई से विषयों का पता लगाने और विभिन्न विचारों के बीच संबंध बनाने की अनुमति जो है वो मिलती है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाना, परीक्षा करवाना, प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का आकलन एवं उसमें जो है सुधार करना। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की बात करी जाए तो मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है और मूल्यांकन से चीज़ क्लियर हो पाती है, पता चल पाता है कि जो सीख रहा है या अधिगम करता है उसका प्रदर्शन जो है किस प्रकार का है और उसे कहाँ पे जो है सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो चौथा है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भैया तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार के सापेक्ष क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात या बिहार की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व होगी। यानी राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा पक्षी अंडा देने के लिए लटकता हुआ घोंसला बनाता है? कौवा, टेलर बर्ड, बीबर बर्ड या बारबेट पक्षी? तो पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण जो है वो करते हैं और अपने बच्चे को उसी में सेते भी हैं। अलग अलग पक्षी अलग अलग जगहों पर घोंसले बनाते हैं और सबका तरीका भी जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। कुछ पेड़ के ऊपर बनाते हैं तो कुछ पेड़ के अंदर छेद करके घोंसला जो है बनाते हैं, तो कुछ जो है पहाड़ी के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। तो अलग अलग जो है पक्षियों का अलग अलग घोंसला होता है और बनाने का भी तरीका भी उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? बीबर बर्ड। बीबर बर्ड एक छोटी सी चिड़िया जैसी चिड़िया होती है,
वे घास के तने और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले के निर्माण की तकनीक के लिए जो है उनको जाना जाता है। वे विशेष रूप से अपने छत वाले घोंसले के लिए जाने जाते हैं, जो कि जटिल लटकते बुने हुए कच्छों का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए टेलर बर्ड की बात आ जाती है। तो एक ऐसा पक्षी जो कि दो पत्तों को आपस में सिल के जो है घोंसले का निर्माण करता है, वो टेलर बर्ड होता है। चलेंगे आगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने जो है आने वाला। और अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसे सामग्री खरीद कर घर का निर्माण करते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या है? अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना, तुलना करना और विश्लेषण करना। तो अधिगम प्रतिफल ऐसे कथन होते हैं जो कि उस ज्ञान या कौशल की व्याख्या करते हैं जो छात्रों के पास एक इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में जो है वो होना चाहिए, और छात्रों को यह समझने में मदद करते हैं कि यह ज्ञान और क्षमताएं उनके लिए क्यों सहायक होती हैं। तुलना में चीज़ों के बीच समानता और अंतर की जो है पहचान की जाती है। तो बिल्कुल बात करें तो यह तुलना की बात करें तो यह बच्चों को वर्गीकृत और क्रमबद्ध करने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, और उन्हें आवश्यक तथ्यों पर विचार करने में भी जो है मदद करता है। यह बच्चों को जुड़ी हुई चीज़ें, घटनाओं और धारणाओं के बीच अंतर करने में जो है सहायता करता है। ठीक है, तो बिल्कुल वहीं विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण गंभीर रूप से सोचने, आंकड़ों की जांच करने और निर्णय लेने और जटिल समस्याओं को हल करने की जो है क्षमता होती है। तो भैया बिल्कुल यहाँ पे एक तरीके से तुलना किया जा रहा है और विश्लेषण भी किया जा रहा है।